बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम उस शहर का तज़किरा करने वाले हैं कि जिसे कभी रूसुल बिलाद कहा जाता था, दुल्हन, शहरों की दुल्हन। मीर तकबीर ने दिल्ली के उजड़ने पे कहा था कि जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार। कराची रोज़ उजड़ता है, रोज़ बनता संवरता है और फिर मक्तलगाह की तरफ चलता है, लेकिन मरसिया लिखने वाला कोई नहीं है। हर कोई अपने प्यारों को दफन करता है और अपने ही घर में मरसिया खानी करके सो जाता है। इस शहर में इलेक्शन कैसे होंगे और किस तरह के होंगे, इस शहर के साथ इलेक्शनों में क्या बीतेगी और क्या बीतने वाली है, बहुत सारे सवाल ये सिर्फ अहले कराची के नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। इसलिए कि कराची में जो कुछ भी बीता वो पूरे पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान ज़रूर छोड़ जाएगा। आज हम इसी शहर के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जिस शहर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेके कितने बड़े बड़े रहनुमा पैदा हुए और उन्होंने उम्र गुजारी और वहाँ से इक़्तिदार की सादारियों से होते हुए ऐवानों तक पहुँचे। मेरे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत शानदार और अहम तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता हूँ जनाब लाल खान साहब। कौन इनसे वाकिफ़ नहीं, एक ख़ास नज़रियाती जद्दोजहद के अमीन हैं। समी इब्राहिम साहब हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसी मुस्कुराहट मुस्तकिल कैसे रखी जा सकती है, ज़ाहिर बात है। और आज के दौर में अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारे साथ कराची में हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं रेहान हाशमी साहब और मुस्तकबिल झांकने वाली आलिया नज़ीर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम किसी और तरफ चलें, पहले ज़रा सा ये रिपोर्ट मुलादा कर लीजिए कि कौन किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है और क्या सूरत हाल है। हम बात कर रहे हैं शहर कायद कराची की सियासी सूरत हाल की, तो आपको बताते चलें कि यहाँ से 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कुछ अहम सियासी मार्कों की बात हो जाए तो हल्का NA 248 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल को ये नशिस्त दोबारा जीतने के लिए MQM के सलमान बलोच और अवामी नेशनल पार्टी के सरफराज जदून को शिकस्त देना होगी। हल्का NA 248 से हाल ही में MQM में शमूलियत इख्तियार करने वाले नबील गबोल का मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की गनवा भुट्टो से। हल्का 245 से MQM के रेहान हाशमी का मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद खान आफरीदी और जमात इस्लामी के डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी के साथ होगा। डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्का NA 250 में भी एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ MQM की खुशबख्शजात जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी आमने सामने हैं। NA 251 से MQM हकीकी के आफाक अहमद का मुकाबला MQM के सैयद रजा आबिदी और जमात इस्लामी के जाहिद सईद से होगा। NA 252 मलीर से MQM के अब्दुल रशीद गोडेल का मुकाबला जमात इस्लामी के मोहम्मद हुसैन मेहनती से होगा। कराची की सियासी सूरत हाल के हवाले से बस इतना ही। वापस चलते हैं और यह साहब की जानिब। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाजा की। जनाब, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फैसल सब्जवारी साहब। MQM ज़ाहिर बात है कराची शहर की एक सबसे भरपूर जमात है और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। और फैसल साहब, ये बताइए कि दिन ब दिन जो इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, लगता है ऐसा है कि कराची के लिए कोई इलेक्शन मुश्किल होता जा रहा है या उसको मुश्किल किया जा रहा है, सूरत हाल क्या है? नहीं, आपने बजा फरमाया साहब, ऐसा ही है कि कराची शहर में, क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले इंतखाबात में भी 85% नशिस्तें MQM ने जीती थी। और अगर आप जो संजीदा तजज़िया निगार और अखबारात और सर्वेज में उनको देखें तो भी उनका कमोवेश इस बात पर इत्तेफाक राय है कि कराची के हद तक इंतखाबी नताइज वैसे ही रहने हैं। इसलिए जब MQM को ये इंतहा पसंद दहशतगर्द एक तरफ पहले धमका रहे थे, हमारे वोट धमका रहे थे, उसके बाद जब इन्होंने यके बाद दीगरे हमारे 2 इंतखाबी दफातर पे बम हमले किए हैं, तो MQM को टारगेट करने का मतलब ये है कि एक जो मेजर शो स्टॉपर है इलेक्शनियरिंग में, उसे आप उसकी सरगर्मियों को महदूद करना चाहें। तो इसलिए हालात थोड़े से ये संगीनी की जानिब जा रहे हैं। इसलिए हम इस्तदा कर रहे हैं निगरान हुकूमत से, इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इलेक्शन कमीशन से, कि जिसका जहां बस चलता है वो एक्शन ले। क्योंकि इलेक्शन तो है
लोगों को अपनी राय का इजहार करने का मौका। लेकिन जब खौफ और हरास इस तरह से फैला दिया जाए कि उम्मीदवारान, लेकिन फैसल साहब ये मुझे बताइए कि ज़ाहिर बात है खौफ की फिजा तो है, क्या खौफ की इस फिजा में लोग 11 मई को बाहर निकलेंगे? ज़ाहिर बात है आपकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है और आप लोग निकाल भी सकते हैं लोगों को बाहर, और जब इतना बड़ा हजूम हो तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी दहशतगर्द के लिए, कोई इतना ज़्यादा पब्लिक जब इस तरह की हो तो। यही हमारी नीयत है, बहुत अच्छा, हम आगे आगे होंगे, बहुत अच्छा, बहुत और लोगों को मोबिलाइज करेंगे और उनको निकालेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। अलखान साहब, ये जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है पूरे मुल्क में कि पंजाब में सिर्फ कैंपेन हो रही है, लीडर्स भी पंजाब में घूम रहे हैं, सबको, अगरचे कि 148 सीटें हैं, जो 137 ले गया वो बना लेगा, वैसे ही जैसे मुजीबर रहमान ले गया था तो वो उसने बना नहीं सका था, ठीक, अगरचे कि वो अक्सरियती सूबा था लेकिन ले गया था, जीत भी गया था। तो क्या पंजाब में 148 के 148 लेने के बाद भी क्या इस मुल्क में हुकूमत बना सकते? बाकी जगह नहीं हो रहा, ये सूरत हाल है। देखिए जी, पहले जैसे आपने बात रखी है, पाकिस्तान की 60% मीशत की जो सेंटर है, जो हब है, वो कराची है। और अगर आपका जो कराची की वही पाकिस्तान के साथ रिश्ता है जो पेट्रोग्राड का ज़ारिस रशिया के साथ रिश्ता था, और पेट्रोग्राड में रेवोल्यूशन पूरे रूस का रेवोल्यूशन बनेगा। पाकिस्तान की तकदीर का अगर कहीं फैसला होना है तो वो कराची में होना है। और जैसे आपने कराची का अपने एंट्रो में बात की है, बहुत खूबसूरत आपने रखा है, मैं उसको एक सोशियो इकोनॉमिक हवाले से रखना चाहता हूँ कि पार्टीशन के बाद कराची बहुत छोटा शहर था, बहुत थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट छोटे से, उसके बाद उसके पोर्ट होने की वजह से, उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत होने की वजह से, उसकी कैपिटल होने की वजह से, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से मैसिव इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई। और उस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज से हर नेशनैलिटी के, हर फिरके के, हर मजहब के अट्रैक्ट किया वर्कर्स को। और कराची में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसकी जो एडवांसमेंट थी, उसने पाकिस्तान में कराची में ख़ास करके एक नया प्रोलेटारिया मजदूर तबका पैदा किया। अब उस तबके की जुड़त जो मुख्तलिफ कौमों से था, मुख्तलिफ मजहबों से था, मुख्तलिफ फ़िरकों से था, मुख्तलिफ नस्लों से था, उसकी जुड़त एक ही शक्ल में बनती थी, और वो उसके काम के हवाले से, उसके तबकाती किरदार के हवाले से एज अ प्रोलेटारियत। और कराची के मजदूरों का इतनी तेज़ तरीन अयूब खान के दौर में जो 9% भी ग्रोथ रेट रहा है, तरक्की नहीं हो सकी, इकोनॉमिक ग्रोथ समाजी तरक्की नहीं दे सकी, जिससे कंट्रडिक्शन पैदा हुई और इस मुल्क में एक 68-69 का रेवोल्यूशन हुआ जिसका सेंटर फिर कराची बना। अब कराची की जुड़त सिर्फ एक बुनियाद पर हो सकती है, कराची यूनाइट एक बुनियाद पर हो सकता है, और वो तबकाती बुनियादों पर। और उस खौफ से हुक्मरानों ने शौरी तौर पर खास करके उन्होंने पहले एथनिक बुनियादों पर, कम्यूनल बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर कराची के प्रोलेटारिया को तोड़ा, तकसीम किया, और उस वजह से आज तक कराची जो है वो उन लड़ाइयों में उलझा हुआ है और उलझाया गया हुक्मरान तबके की तरफ कि कराची का मजदूर अगर इकट्ठा हो गया तो वो इनकलाब से पीछे नहीं रहेगा। 1970 के जो इंतखाबात थे उसमें भी देखे कराची में टोटल 7 सीट्स थी उस वक्त, उसमें 2 JUI ने जीती, 2 जमात इस्लामी ने, पीपल्स पार्टी को तब भी सिर्फ 2 सीट्स मिली, 2 सीट मिली थी गबोल वाली थी और एक इंडिपेंडेंट था, 7 सीटें थी उसमें। तो उसके बाद भी हम एक पैटर्न देख रहे हैं, वो एक रिलीजियस जो फोर्सेज हैं उसकी हेजमनी रही है 80s तक, जब वहां पर माइग्रेंट यूपी का जो आदमी वहां पर आया है ना, उस वक्त पठान बहुत कम थे। माइग्रेंट यूपी का आदमी जो था उसकी बड़ी पर्टिकुलर एफिलिएशन थी। आपको देखेंगे कि उनके यहाँ एक मिजाज है फॉलोइंग का, आपको सबसे कट्टर बरेलवी वहीं मिलेगा, सबसे कट्टर देवबंदी वहीं मिलेगा, सबसे कट्टर अहले तशय्युअ में से वहीं मिलेगा, सबसे कट्टर जमात में हर बंदा जो जाए वो दरम्यान में कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं है। ये सही बात है आपकी, लेकिन 80 में जब दिहाई में जब MQM की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि MQM हर इलेक्शन में ज़्यादा सीट्स हासिल करती रही है। सिर्फ उन इंतखाबात में उसकी नशिस्तें कम हुई हैं जब तमाम मजहबी जमातों का वोट एक कैंडिडेट की जी। निहाल हाशमी साहब, ये बताइएगा, ये इन्होंने तजज़िया जो शुरू किया था, ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है जिसमें एक तो इत्तेहाद सा बन गया हुआ है MQM के खिलाफ, और दूसरा ये जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इस वक्त ये मुझे बताइएगा कि ये जो अगले 8, 10, 15 दिन हैं, ये कराची में क्या किस किस्म की इंतखाबी एक्टिविटी होगी, और क्या वाकई कोई इंतखाबी एक्टिविटी हो रही है? जैसे इमरान खान जलसे कर रहा है पंजाब में, नवाज शरीफ जलसे कर रहा है पंजाब में, और लोग कर रहे हैं, वैसी कोई एक्टिविटी है वहाँ पर?
MQM सबसे बड़ी कराची की स्टेक होल्डर है, सबसे ज़्यादा सीटें लेती है। MQM को जो अगर वो टफ टाइम देंगी 10 जमातें तो वो देंगी सक्खर की सीट पे और नवाबशाह की सीट पे। और जहाँ तक जैसे आपने कहा PTI, इमरान खान का भी फोकस अब कराची है, क्योंकि अगर इमरान खान का जो सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला है जो NA 250 जहाँ आरिफ अलवी और खुशबख्श शुजात दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, तो लगता है ऐसे कि इमरान खान जो कराची में जलसा करने आ रहे हैं वो लगता है कि सिर्फ वो डिफेंस जो पॉश इलाका है कराची का उस सीट के लिए मेहनत करेंगे। और जो कहा जा रहा है ऐसे उनकी भी कंपेन जा रही है, लेकिन जो सब दो टारगेट है, ANP कराची में बहुत एक्टिव थी पहले, ANP पीपल्स और MQM में काफ़ी क्लैश रहा, वो कटी पहाड़ी से शुरू होता था और पूरे शहर में फैल जाता, लेकिन वो मामला गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 महीने से थम गया है और ANP और MQM समझ गए कि असल हक़ाइक़ क्या है कराची में। अब दोनों जमातों को जो टारगेट है, जो तहरीक तालिबान चाहती है कि कराची में जो जैसे ANP को टारगेट का निशाना बनाया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था, ये जो हाल ये बताइएगा कि ये तो सीट बड़ी डिफेंस की, क्लिफ्टन की, ये पूरा इलाका जो है जिसमें आरिफ अलवी हैं, खुशबा, जहाँ परवेज मुशर्रफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वहाँ से इलेक्शन लड़ते, जिसमें जो बस्ती का इलाका है 241, 242, 243, बल्दिया टाउन, रशीदाबाद, जहाँ से कादिर पटेल जीते थे। अभी जो इलाका है MQM, वहाँ थोड़ा MQM को टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी ने 2008 में तकरीबन 84,000 वोट हासिल। इस तरह लियारी का इलाका है, क्योंकि लियारी इस वक्त आपको पता है कि बड़ा घिरा हुआ है, लोग कहते हैं लियारी में नबील कबोल खड़े हैं ना वहीं लियारी में। तो नबील कबोल 2002 में जीते थे 56,000 वोट लेकर, अभी जीते थे 84,000 वोट लेकर। रफीक इंजीनियर, हाँ रफीक इंजीनियर महरूम जिन्होंने वोट हासिल किए थे 56,000, उनके मद्दे मुकाबिल MQM के जो कैंडिडेट थे उन्होंने हासिल किए थे 20,000। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुकाबला नज़र आ रहा है हमें वो NA 250 है। मुझे लगता है कि MQM वहाँ से पहले भी 3,400 वोट से जीती थी और लगता है कि यहाँ भी बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होगा। यहाँ जो हल्का बंदी हुई है उससे थोड़ा बहुत MQM को जो सूबाई असेंबली की जो सीट्स हैं, जैसे 121 है जहाँ ये इरफानुल्लाह मरवत खड़े हुए हैं, इस सीट पे MQM का यहाँ भी मुकाबला सख्त है। लेकिन ओवरऑल जो कराची में फायदा भी हुआ, कुछ जी कुछ फायदा भी हुआ, किसी जगह उनको और कुछ जगह नुकसान भी हुआ, दोनों तरफ की सूरत हाल। नहीं, हमें जाना है एक ब्रेक पे, भी आपसे बाद में आगे बात करते हैं। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक पे। एक रिपोर्ट है, मुलाज़ा कीजिएगा कि कराची के अवाम किसको वोट देना चाह रहे हैं। एक रिपोर्ट। पहले वालों को तो कतन नहीं करेंगे। इमरान खान, वी शुड ट्राई न्यू वन। इमरान भाई हमारे। ये रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की जी आलिया। बात हो रही थी कराची में इलेक्शन मूड के हवाले से। मूड बता दिए क्या? हाँ जी, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि कराची में जो इलेक्शन का मौसम है ना, यहाँ मुझे जंग के बादल दिखाई देते हैं। यहाँ पर मौसम इतना खुशगवार नहीं है, बहुत सी अफवाहें, बहुत सी लड़ाई झगड़े, यानी ज़बानी तल्ख मिजाजी किस्म का एक मूड वर्स्ट है। सिर्फ ज़बानी ये सारा कुछ वो पुराना है उनका। हाँ जी, ये सारा कुछ कंट्रोल हो सकता था, ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकती थी, लेकिन रवैया गैर जिम्मेदाराना था उन अथॉरिटीज़ का, सरकार का, जो कि ये इसे कंट्रोल कर सकती थी। आउट ऑफ कंट्रोल कराची नहीं हो सकता था। लेकिन इस वक्त कराची में जो अफवाहें हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के हवाले से जो पार्टी सबसे आगे रहेगी वो MQM रहेगी, प्लस माइनस होगा, लेकिन सम हाउ और दी अदर ये तकरीबन 70 to 80% सितारों के हिसाब से मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन रिटेन करेंगे। हाँ जी, इनको जो नाम आपने लिया फारूक सत्तार बड़े आराम से अपना इलेक्शन जीतेंगे। उनका जो मार्जिन उन्हें पहले मिला था वोट का वही इस दफ़ा फिर मिलेगा। उसके बाद आपने बात की थी नबील गबोल जी, नबील गबोल भी अपना इलेक्शन जीत रहे हैं। अच्छा, ये दोनों तो मैंने कर लिया। अच्छा, वो दो हलकों से लड़ रहे हैं, ये बता सकती हैं कौन से? 248 है, 246 मैं आपको भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अच्छा, तो बात कर रहे थे उस वक्त थोड़ा सा 2002 का हम इलेक्शन देखते हैं तो उसमें MQM ने 5 MMA ने 5 सीटें उसमें जीती थी, 13 MQM के पास गई थी, क्योंकि वो तमाम जो मजहबी वोट है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया था। लेकिन फिर 2008 में हमने ये देखा कि MQM ने 17 नशिस्तें जीती वहां से और पीपल्स पार्टी ने 3। अब अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें, 1970 के इलेक्शन में उनकी 2 नशिस्तें थी, फिर आ जाए 2002 के इलेक्शन में
वहाँ पर भी उनके पास 2 सीट्स आई थी। अब 2008 में उन्होंने 3 सीट्स जीती। तो अभी तक पीपल्स पार्टी जो अपना उसका वोट बैंक है उसको बचा के रखने में कामयाब थी। लेकिन ये जो नबील कबूल का फिनोमेना अब लियारी में आया इस दफ़ा, वो क्योंकि MQM से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बात का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी लियारी में भी एक नशिस्त निकाल नहीं, वो कम हो जाएगी क्योंकि वो नबील कबूल लग रहा है कि वो MQM की सपोर्ट है उन्हें, तो वो वहाँ पे इलेक्शन जीत जाएंगे। तो अच्छा, अगर MQM को टफ टाइम तभी दिया जा सकता था वहाँ पर अगर दूसरी तमाम अपोजिशन जो फोर्सेज हैं वो मुत्तहिद हो जाती, जैसे ये 10 जमाती इत्तेहाद, नून लीग, जमात इस्लामी, वो ये इकट्ठे नहीं हो सके, जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा MQM को, और वो अपनी नशिस्तें जितनी उनकी थी उनको बचाने में कामयाब। आप मुझे एक बंदा बता सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना उसका माशी विजन किसी पार्टी में पास है, बंदा बता जो इस मुल्क को ठीक कर सकता है, कोई एक पार्टी। आज अगर आप देखें चंद दिनों बाद यौम मई आने वाला है, कोई एक पार्टी है जो मेहनत कश तबके की बात कर रही है, उसके प्रोग्राम की बात कर रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि मेहनत कश तबका मर चुका है, तबकाती कशमकश खत्म हो चुकी है, लेकिन दे विल बी इन फॉर अ शॉक। इसमें एक सैयद साहब चूंकि लाइन पे हैं, तो उसके बाद आप सैयद साहब ये बताइए, अब आज ये जो सूरत हाल अब बनती जा रही है दिन ब दिन कराची में, और उसके साथ साथ जो खौफ के साए जो आप भी कहते हैं और MQM भी कहती है, और बाकी ये इलेक्शन जो है उसके दिन एक टर्नआउट इस तरह का हो जाएगा जितना आप समझते हैं कि जिसको रिलायबल कहा जा सके इलेक्शन के लिए? देखो, जहाँ तक इलेक्शन अफगानिस्तान में भी हुआ है, इराक में भी हुआ है, इलेक्शन इस मुल्क के लिए जरूरी इलेक्शन हो जाए। जहाँ तक फेयर और फ्री की बात करें तो न ये फ्री है और न ये एक चैनल पे लोग 10-10 करोड़ रुपए दे करके और कंटिन्यू एक दूसरे के बदनामी या बुराई और अपना तारीफ करके खरबों अरबों रुपए खर्च हो रहा है। और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई कि कैंडिडेट को 10 लाख और MNA को 15 लाख, उनके रिश्तेदारों के ऊपर कोई पाबंदी, उनके पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। तो एक तरफ तो 2-4 पार्टियां जो टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, और बाकी कुछ पार्टियां ऐसी है कि वो आराम से कोने में बैठी हुई है, उसका वसाइल नहीं है। लिहाजा ना ये फेयर है ना ये फ्री है। जो हालात है, हम जलसा नहीं कर सकते, हम जलूस नहीं कर सकते। हमने जब भी चाहा कि कोई जलसा कोई इवेंट करे वहाँ धमाका हो जाता है। कुछ पार्टियां ऐसी है कि वहाँ कुल नमकुल्ला इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही है, उनके जलसे हो रहे हैं, उनके टाकरे हो रहे हैं, टीवी पे भी वो चलना चाहे हुए, पंजाब में भी चाहे हुए, हर जगह उनके जलसे रैलियां हो रही है। तो इसको हम कैसे कहते हैं? ये तो आपने सेम ऐसा किया हुआ के उकाड़े में एक बंदे के हाथ पैर बांध के फेंका हुआ है और दूसरे को बोला कि आप इसको पिट लगा दे जा। लिहाजा हम इसको फेयर कभी भी नहीं कहेंगे जब तक हमारे कारकुन बाहर रोड पे न जाए, हम अपने झंडे लगाए, हम अपना स्पीच करें, हम जलसा रैलियां करें और हमारे को थ्रेट ना आया। शुक्रिया शाहिद सैयद साहब। शाहिद सैयद साहब को भी हमने मुफ्त टाइम दे दिया, उनका गिला अब नहीं होना चाहिए। शाहिद सैयद साहब सही कह रहे थे कि ANP को एक कैंपेनिंग का इशू है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की जो इन्होंने बात की कि कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बिल्कुल ये सही बात है। उसमें लाखों मजदूर बसते हैं। और औरिया साहब अगर आप देखें तो जो एक 70 में फिनोमेना था जब पीपल्स पार्टी आई, सोशलिज्म की बात हुई, मजदूरों के राइट्स की बात हुई, तो वो मजदूर यूनियन उनके पीछे लगी। लेकिन मुझे ये कहने में यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सरमायादार तो मजदूर को मार ही रहा था, मजदूर अपने साथी मजदूरों के हाथों बहुत ज्यादा मारे गए, जो ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियंस होती हैं। इसमें थोड़ा सा और फिनोमेना आया था, वो था सिंधी नेशनलिज्म का, जी, जिसने पूरे प्रोलेटारिया को खराब किया। जी, वो उनको खराब किया। लेकिन और ये सब जो वोट है, वो वोट जो उस हेजमनी है, हमें जो नजर आता है तमाम इलेक्शन में पैटर्न, वो या तो मजहबी जमातों का वोट है। 80s में फिर MQM के पास चला गया, जो लिबरल सेकुलर पार्टीज थी, जैसे माजी में पीपल्स पार्टी थी, उनकी जगह MQM ने ली है कराची। अब इमरान खान भी जाने वाले वहां कराची में, तो एक जो वहां पर अगर वो टेम्पो बनाने में कामयाब हो गए, तो जो एक खला था बड़े अरसे से, एक है वैसे कैफियत है वहां पर, तो अगर वो टेम्पो बन गया तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो ट्रांसलेट हो सकता है किसी इलेक्शन सरप्राइज में। जी 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 रियाना हाशमी साहब, ये बताइएगा, ये दोनों बातें आपने सुनी और शाहिद सैयद की बात सुनी, सिर्फ आखिरी 1 मिनट का मुझे जाना है ब्रेक पे, कि इस सारे सिनेरियो के अंदर आप क्या समझते हैं कि कराची में टर्नआउट जो है वो बाकी सूबों के बराबर होगा या ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? देखिए, और ये सब ज़्यादा ही होगा। अगर आप देखें जो 2008 का टर्नआउट था कराची में 45% तक गया, 50 तक गया। जो MQM के वोटर से वो उन्होंने जो वोट हासिल किए, जो कैंडिडेट थे, वो 1,86,000 तक लोग उन्होंने वोट दिए हैं जो कराची के शहरियों ने। उस ज़माने में जब 2008 में MQM 2002 में अपनी सीटें हार के 5 आई थी, 2008 में इलेक्शन हुए, तो अंदाज़ा लगाएं 2008 में भरपूर तैयारियों के साथ 1,76,000
जो हमने लास्ट आपने देखा हल्का था कोरंगी का, वहाँ 1,87,000 वोट लिए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि 5 सालों में एमक्यूएम ने कराची में काम भी किए। सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को बिल्कुल चेंज कर दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि कराची में वोटों की तादाद, जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में निकलेंगे और एमक्यूएम का जो ग्राफ है वो लगता है कि वो मज़ीद और ऊपर जाएगा। जो 1,86,000 जो वोट 2008 में हासिल किए थे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी उनके जो कैंडिडेट वोट हासिल। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। नाज़रीन, जाना है एक ब्रेक पे, थोड़े से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं एक बार फिर इंशाल्लाह। नाज़रीन, इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। समीर इब्राहिम साहब, ये पीटीआई के फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये मैं अभी रेहान हाशमी साहब ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने बात खासी, उसमें उन्होंने कहा कि इनका घर कहीं एमक्यूएम का ग्राफ ऊपर नहीं, बड़े ऑनेस्ट और बड़े डेडिकेटेड हमारे टीम का साथी हैं और बड़ी मेहनत और हिम्मत से रिपोर्टिंग करते हैं और बड़ा सही वो तजिया करते हैं। लेकिन ये एक उनका जो एनालिसिस है जिसमें उन्होंने कहा कि शायद एमक्यूएम का ग्राफ ऊपर जाएगा। अब एमक्यूएम जो है कोलिशन का हिस्सा रही है, गवर्नमेंट का हिस्सा रही है और कराची में पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मामला, कत्लो गारत, अनएम्प्लॉयमेंट, चोरी डकैती, मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम अपनी परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाकर लोगों को वोट मांग सकती है। जिक्र करते हैं वो 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की बात है। ये जो हाँ जी आखिरी जो 5 साल है इसमें उनके वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, गवर्नर भी उनके रहे हैं, वजारतों में भी आते जाते रहे हैं बाहर, लेकिन वो पीपल्स ये अपना दामन नहीं छुड़ा सकते ये कहकर के जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उनसे भी वोटर का वही सवाल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल होगा। इस वक्त जो मुझे फोर्स नजर आ रही है, जो अब जो एंगर होगा, ये एक बड़ा टेस्ट है इमरान खान का। देखें क्योंकि इस वक्त नए वोटर्स भी बहुत आए हैं। अगरचे वोटर्स लिस्ट की जो तथहीर हुई है ना, उसमें 2008 से अब 5 लाख कम है वोट, कम है वो, लेकिन और कराची में सबसे ज्यादा कम, कराची में सबसे ज्यादा कम हुए। तो अगर इमरान खान अपना टेम्पो बनाने में कामयाब हुए, उन्हें हर कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट मिल गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और किसी पार्टी ने ये चीज हासिल नहीं। मैंने इमरान का देखा ना, एक फॉलोइंग वहां पर है जी। इस वक्त अहमद हसन साहब हमारे साथ है। ये बताइएगा कि इस 5 साल और पीपल्स पार्टी जो थे उसमें हुकूमत में थे और बाकी जमातें जो थी वो ज़ाहिर बातें उनके खिलाफ एक गुफ्तगू भी चलती रहती, इसी पर हम डिस्कस कर रहे थे। इसका कोई नुकसान हुकूमत में रहने का एमक्यूएम को होगा या कि एमक्यूएम वहीं उसी तरह सॉलिड ग्राउंड पे खड़ी हुई है? इसमें जनाब हुआ यह है कि गुज़िश्ता 5 साल और उससे भी बहुत पहले से कराची बदअमनी की आमाजगाह बना रहा है। जी जी। और इसके अलावा इस मौके पर टारगेट किलिंग के साथ साथ ये भी हुआ कि जो एक ज़रिया था आवाम के मसाइल के हल का, वो था बल्दियाती निज़ाम। जी जी। वो भी मअतल रहा है इस दौरान। तो इस वजह से जो हालात थे लोड शेडिंग के, जुल्म के, नाइंसाफ़ी के और फिर ये इसके नाइंसाफ़ी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का जो अबतर निज़ाम था, सही, इस सब ने कराची के लोगों को झुंझलाहट का शिकार बना दिया है, अदम बर्दाश्त का आदी बना दिया है। वो छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो इस हवाले से अब जितने भी जमातें रही हैं इक़्तिदार में, यकीनी बात है कि लोग उनसे सवाल करते हैं कि हमारे मसाइल क्यों हल नहीं हो सके। और ये स्पेशली नेगेटिव वोट, वो तो नेगेटिव वोट तो है। सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि एक फैक्टर है, हम कैंडिडेट की लिस्ट देख रहे थे कि इमरान खान ने तकरीबन हर जगह अपनी वो सीटें जो हैं वो उस पर कैंडिडेट खड़ा किया है उस पर कराची में। अब इमरान खान जिस वक्त पंजाब अभी शुरू नहीं किया था तो लोग बड़े तजब्जुब में शिकार थे, पता नहीं क्या होगा क्या लेकिन जब उसने मूवमेंट शुरू की तो एक फिजा बननी शुरू हुई। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के आने से या उसकी वहाँ कैंपेन लॉन्च करने से कोई फिजा बनेगी, कोई ऐसी उसकी सूरत हाल है कि एक साइजेबल नंबर ऑफ वोट जो निकाल लेगा? देखिए, 2 कौमी जमातें जो हैं, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इनकी कोई प्रेजेंस नहीं नज़र आती यहाँ कराची में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान साहब आएँ तो एक जोश खरोश पैदा हो जाए, लेकिन चूँकि उनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई तंजीमी ढांचा कोई ऐसा ख़ास नहीं है मजबूत, तो लिहाजा वो वोट तो कुछ ले सकते हैं लेकिन सीटें निकालना जो है ये मुझे देखिए, जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में किसी और जगह फ्रंटियर में डिस्कस होती है या फिर होती है कराची में, बाकी पूरा का पूरा या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी,
दरमियान में कुछ नहीं, ठीक है। तो जमात इस्लामी की क्या पोजीशन बनेगी? उसी तरह ही बस 1-2 सीटें निकाल लेगी या नहीं? हाँ, उसमें यह है कि देखिए एक ज़माने से तो यहाँ MQM सबसे बड़ी जमात है, लेकिन MQM से पहले यहाँ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पाकिस्तान नुमाइंदगी करती थी कराची के शहर। सही बात। उसके बाद खैर MQM ने किया। इसमें यह हुआ कि 2002 में जब इलेक्शन हुए थे तो सभी थे, उसमें जमात इस्लामी ने यहाँ से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें जीती थी, जो बहुत अहम थी। शुक्रिया अहमद साहब, आप हमारे साथ थे जी। ये वैसे उन्होंने बात की ऊपर नहीं पढ़ते, लेकिन ये अगर फिर ऊपर से नीचे ना आए तो ऊपर के पढ़ने से क्या हो जाएगा, नीचे ही आता है तो मसला बनता है। बात जो उन्होंने की है ना, वही है जो हम कर रहे थे बात के। अभी जो वोट है MQM के खिलाफ मजहबी जमातों का, वो मुत्तहद नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो 2013 के इंतखाबात है जो नजर आ रहा है हमें, उसमें यह है कि कराची MQM का ही रहेगा। इमरान खान का वो कंटेनर अनलेस के इमरान खान वहां पर कोई टेम्पो क्रिएट करके कोई 2-3 सीट्स जो हैं, जैसे आरिफ अलवी की सीट है, ये और 1-2 सीट्स हैं, उनमें कुछ अपने वो मोबिलाइज करके लोगों को वहां से निकाल। आप 70 के इलेक्शन में ये जो इन्होंने समीर साहब ने बात की, मैं इसको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि आप इमरान खान की बात करें, वेव क्रिएट कर सकेगा या नहीं। हाँ। उस हवाले से इमरान खान जो है वो वेव क्रिएट कर लेगा। कार्ड्स के हवाले से यूँ लगता है कि उसको अजीम शान कामयाबी है, वो अपनी वेव क्रिएट, हाँ जी, वेव क्रिएट कर लेगा, लेकिन सीटें बहुत कम निकाल सकेगा, 2-3 से ज्यादा सीटें नहीं। तो फिर तो ये मतलब हुआ कि वेव समुद्र में क्रिएट करेगा। हाँ जी, क्योंकि नहीं 2-3 तो बहुत होती हैं कराची में। 2-3 सीटें तो इमरान खान अगर निकाल ले तो वो तो पार्टी होगी, ये हो जाएगा। लेकिन आरिफ अलवी की जो आप बात कर रहे हैं, आरिफ अलवी की सीट नहीं निकल सकती, क्योंकि आरिफ अलवी का वही हाल है जो हम एक दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी कोशिश से ये अपने आप को हरवाएगा। ही इज नॉट कन्विंसिंग टू द पब्लिक। वो तो इमरान खान भी यही कहता है। ही इज नॉट कन्विंसिंग टू द पब्लिक, क्योंकि उसके अगेंस्ट है खुशबख्त, जो कि बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली अपनी कैंपेन कर रही हैं। लोग समहाउ और द अदर डिसाइडेड है कि उन्होंने खुशबख्त को वोट देना। क्या तंजीमी ढांचा बहुत जरूरी होता है। इस तरह के जो शुगल वाले इलेक्शन हमारे मुल्क में हो रहे हैं, कितने 15-20 दिन के अंदर इलेक्शन। 70 का जो इलेक्शन था, वो 1 साल कैंपेन हुई, वो टोटली डिफरेंट था। हाईएस्ट अब तक 57.7% उसका टर्नआउट था और क्लियरली क्लास बेसिस पर था। 70 के इलेक्शन में लोगों ने 32 रुपए टोटल MNA की इलेक्शन कैंपेन पर खर्च करके जीते थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी मैं दूसरा पहलू, 70 में पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वो 4.4% थी। इस वक्त 76.2% ऑफिशियली है, लेकिन काला धन जो है, अब वो काला धन सिर्फ रियल एस्टेट में काम नहीं करता, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करता, वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में, भत्तागिरी में और रैंसम और किडनैपिंग में काम करता है। 88% इस मुल्क के लोग हैं जो बैंक का शक्ल नहीं देखते। और कमाल की बात क्योंकि उसकी वजह आप देखें, अच्छा वो ब्लैक इकोनॉमी हर पार्टी में खेल रही है, क्योंकि पैसे का इलेक्शन है और उसके साथ ब्लैक इकोनॉमी, क्योंकि क्राइम बेस्ड, क्राइम जनरेटेड इकोनॉमी होती है, चाहे वो करप्शन हो चाहे रैंसम हो, उस बेसिस पे अगर हम देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस क्राइम माफिया जो ब्लैक इकोनॉमी को रूल करता है उसके आगे झुक चुकी है, सबऑर्डिनेट कर चुकी है। वो जो सिसली में होता है, सिसली में जैसे होता है, ये हमारा एमपी है, हमारा सेनेटर है, हमारा सब कुछ गॉडफादर कंट्रोल करते हैं। ब्रेक पे चले, फिर गॉडफादर पे बात करेंगे। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब। ये क्या सूरत हाल है कराची की ऐसी? बहरहाल आप देख रहे हैं कि कचरा कुंडी में आग लगाई, जिसको उन्होंने बहाना बना के हमारे दफ्तर पे आग लगी है। इसी तरह से कल जो आग लगी है, कल जो बम ब्लास्ट हुआ है वो एक सरकारी गाड़ी में हुआ है और इसके साथ जो है एक मोटरसाइकिल में हुआ है, और इनके दफ्तर तो कोई आंच नहीं आई है। ये सारा जो है एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि कराची शहर के अंदर इंतखाबात के अंदर पुरअमन फिजा में न होने दिया जाए, इसलिए तमाम तशद्दुद किया जा रहा है, दहशतगर्दी है। कराची के अंदर हड़ताल कर दी गई है, 3 दिन के अंदर 2 दिन हड़ताल हो गई। आप देखिए कि कराची शहर का क्या हाल है, एक गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया। चलिए ये बात तो है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसी फिजा के अंदर क्या कराची का शहरी उस दिन निकलेगा 11 मई को बाहर? ये तो MQM को सोचना है। फिजा तो वो खराब कर रहे हैं, कराची में हड़ताल वो कर रहे हैं, कराची में फायरिंग वो कर रहे हैं।
कराची की दुकानें वो बंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर चाहें तो इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है, इसलिए वो बहाने तराश रहे हैं। वरना सारे शहर में इंतखाबी सरगर्मियां हो सकती हैं। MQM को कौन रोक सकता है, जिन्होंने हमेशा कराची के शहर के अंदर जो है हमेशा अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, कोई रोक सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मेहनती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनती साहब ने कहा उनके पाँव के नीचे से MQM को इजाजत है अगर फिर इंतखाब लेने चाहिए। उन्होंने ये बात मानी है कि MQM एक बड़ी जमात है और उनका तसल्लुत है, लेकिन ये साथ उन्होंने दावा भी किया कि उनके पाँव तले से जमीन छिड़क रही है, निकल रही है। अच्छा, जो उन्होंने बात कही ना, ये मुझे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन याद आ रहे थे। जब भी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते थे तो रात को फायरिंग शुरू हो जाती थी। 15-20% जो तालिब इल्म है ना, वो फटाफट हॉस्टल से निकले अपने घरों को चले जाते थे। तो वो बड़ा एक मैनेज करना बहुत आसान होता है अगर आप एक इस किस्म का माहौल पैदा कर दें। मैं आपको बताऊं कि जो मैं चूंकि 4 दफ़ा रिटर्निंग अफसर रहा हूँ, तो बुनियादी तौर पर टेक्निक्स 2 ही होती हैं रिगिंग की। एक तो ये होती है कि जिसको वोट पड़वाने हैं उसका पोलिंग स्टेशन इससे दूर रखा जाए कि वहाँ पर एक्सेस कम हो, सिर्फ उसी के बंदे आएँ और कुछ और ना हो। और जिसको हरवाना होता है उसके पोलिंग स्टेशन पे हर 2-3 घंटे बाद लड़ाई करा दी जाती है। लेकिन कई मकामात पे होती है, वॉशिंगटन से लेके और एक छोटे से पोलिंग बूथ तक होती है, फिर उसको बिगाड़ा जाता है, फिर पुलिस का डंडे मार मार के दूर हो जाओ पोलिंग स्टेशन के, दूर हो जाओ। उसको तो बंद धमाके की बात नहीं थी, लेकिन इतनी दूर कर जाता है कि लोग अपने अपने चक्कर में। अच्छा, ये जो हालात है ना, और ये सब इसमें मीडिया का रोल बहुत अहम हो गया है। अब जो कैंपेनिंग है आपकी सारी की सारी, वो मीडिया के जरिए लोग अपने घरों में देखेंगे और ये सारी सूरत हाल को वो एनालाइज भी कर रहे होंगे। जो आवाम है कराची के, उनको एक ऑब्जेक्टिव दिखाया जाए सूरत हाल, और जो तस्वीर के जो भी रुख हैं ऑब्जेक्टिवली पेश किया जाए, ताकि आवाम अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो फोर्सेज इस वक्त ब्लास्ट कर रही हैं, लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला कर रही हैं, अगर कंपैरिजन भी किया जाए ना, तो आई थिंक ये महीना जो है ये कंपैरेटिवली पिछले महीने से ज़्यादा पुरअमन है। वैसे पुरअमन है, कंपैरेटिवली पुरअमन है। ये मीडिया को बताना भी चाहिए। एक बात पहले भी हुई है बात कि आम हालात में आम किस्म के इंतखाबात होते हैं और उनके आम किस्म के नताइज होते हैं, कोई तब्दीली नहीं आती। इस मुल्क की हिस्ट्री में ना सिर्फ रिलेटिवली जो फेयर इलेक्शंस थे वो 70 के थे, बिल्कुल ठीक, और उन पर कंसेंसस भी अमूमी तौर पे पाया जाता है। और उसके पीछे और बाकी इलेक्शन में जो फ़र्क है वो ये है कि शऊर की, लोगों के ज़मीर की, लोगों के सियासी मेयार की कैफियत क्या है। कराची क्या सूरत हाल? कराची की सूरत हाल जो है ये बाकी मुख्तलिफ है कि या अफवाहों की हद तक है। इलेक्शन अमन से हो जाएंगे। वेरी जी, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मीर साहब। जी जनाब, वालेकुम सलाम। हुजूर खैरियत से हैं? मैं अभी आप बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आप तशरीफ लाए तो मतलब आपसे रब्ता ही नहीं हो पा रहा था। मतलब ये है कि इस वक्त जो कराची में, मैं अभी कह रहा था कि कराची में जो 4-5 वाक़यात हो रहे हैं जिस पर हड़ताल हो रही है, अगर पिछले गुज़श्ता महीनों का रिकॉर्ड देखें तो ये महीना ज़्यादा पुरअमन है। इसके बावजूद भी ये हड़तालें भी हैं, सारा कुछ। आप क्या समझते हैं कि 11 मई तक ये सारी सियासी पार्टियां जो हैं ये इंतखाबी मैदान में रहेंगी या कोई और सानिया होने वाला है? जी, सच्ची बात है कि पुरअमन है। जी, इसमें एक बिल्कुल मामला यू टर्न का तो नहीं, बल्कि 360 दर्जे के जाविये का भी बनता है। वो ये कि पहले शिकार करती थी, शायद दूसरी जमातें होती थी, करने वाले कौन थे कौन नहीं थे, MQM का नाम तक MQM दूसरों को निशाना बना रही है। ये पहली बार हुआ है कि MQM बंदे बहुत है और किसी जमात से उनका मुकाबला जो है, जिन जमातों से, वो ये काम नहीं कर रही। ना ये जमात इस्लामी का काम है, ना ये मुस्लिम लीग का काम है, ना ये JUP का काम है, ना ये उन जमातों का काम है जो उन इलाकों में जहाँ मजबूत है MQM, जहाँ वहाँ तो घुसना मुश्किल होता है। बल्कि हाँ ठीक, वहाँ मुश्किल था उनका घुसना। अब वहाँ ये नहीं है कि वो घुसने के लिए अपना रास्ता बना रही है, बल्कि ये कार्रवाई तो वो कर रही है जो ना इलेक्शन पे बिलीव करती है, ना उन्हें इलेक्शन लड़ना, ना MQM के खिलाफ, ना ANP के खिलाफ, ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये अलग से एक फिनोमिना पैदा हो गया है जो ये आप इसको कोई नाम भी दे दीजिए, जो भी कहना चाहते हैं। वो कुव्वतें जो सियासी कुव्वतें वहाँ है तो वहाँ मुसलमान है। यहाँ अगर उनके पास असला किस्म की चीज है तो शायद बराए नाम होगी। ये जो कुव्वतें, ये सारा सादम की सूरत पैदा हुई है, इसने MQM को एक तरह पाँव से उखाड़ के रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, जनाब लाल खान साहब, आलिया नज़ीर साहबा। शुरू में जिक्र किया था कि ये रसूल बिलात का इलेक्शन है। ये वो शहर था
कि मशरिक़ बईद से कोई जहाज़ उठता था और यूरोप की तरफ गामज़न होता था तो कराची ज़रा सस्ताने के लिए ज़रूर रुकता था, और यूरोप से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता था तो एक मकाम ऐसा था कि जहाँ वो रुकता था और वो कराची था। एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया के लिए एक पड़ाव था। इस पड़ाव को जो नज़र लगी है, अल्लाह करे कि कराची को कोई ऐसी क़यादत मैसर आए कि जो इसे पुरअमन बना सके। मेरे साथ इस दुआ में ज़रूर शरीक होइएगा। अल्लाह ने के